नाज़रीन आदाब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी। उनसे बात करेंगे रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है। सबसे पहले आपका खैर मकदम बशारत साहब, और सबसे जो पहला मेरा सवाल होगा, हमने देखा है कि अगर आप इलेक्शन से पहले की बात करें, चाहे वो पार्लियामानी चुनाव हो या मुख्तलिफ रियासतों में जो चुनाव होते हैं, सरगर्मियां पहले से शुरू होती हैं, लीडर आते हैं जाते हैं, एक पार्टी बनती है दूसरी पार्टी बिगड़ती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो सिनेरियो है पहले नहीं देखा गया था, जहां तक मेरी दानिस्त है। इस बार हमने देखा कि बहुत ज्यादा हलचल है, उथल पुथल, सियासी उथल पुथल जिसको कहेंगे, वो देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि ये पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद का नतीजा है कि इस तरह का जो सिनेरियो अभी बन चुका है? पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने का, इंतहाई मशकूर हूं मैं आपका। दूसरा, जो इलेक्शंस होते हैं जब भी आते हैं तो उथल पुथल तो हो जाती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। आज आपको लगता है कि ज्यादा उथल पुथल है, इसके कई नताइज हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, आप जब रेडियो में थे, मैं भी था, तो 2002 के जो इलेक्शंस हो गए तो कांग्रेस ने श्रीनगर में आके कुछ एक आध जलसे किए, जवाहर नगर और कहीं और इलाकों में, उससे भी उस वक्त उथल पुथल मच गई थी क्योंकि 6 साल फारूक साहब की सरकार थी। लेकिन उसमें पीडीपी उभर के आ गई कश्मीर में उस वक्त, और उसके बाद 2008 में वो लैंड ड्रॉ हो गया। तो अलग तरह की आपको आज उथल पुथल क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है कि 2008 में ये उथल पुथल इसलिए नहीं देखी गई क्योंकि टर्माइल हो गया, हालात खराब हो गए, आजाद साहब की सरकार थी, लैंड ड्रॉ हो गया, वो जो 800 कनाल का मामला हो गया श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को, और उसके फिर गवर्नर्स रूल हो गया, इमीडिएटली इलेक्शंस अनाउंस हो गए, तो कहां ज्यादा कोई नजर नहीं आया, इसलिए उथल पुथल नहीं हुई। आपका कहना कि वक्त ज्यादा नहीं मिला, उसमें इंपेडिमेंट आ गया था ना, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे उस वक्त। इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन लड़ने की सोचना, या जो लोग उस वक्त मैदान कारजार में आगे लड़ने के लिए, ये कमाल था उस वक्त। इसलिए उथल पुथल की गुंजाइश नहीं थी, न वक्त था उसके लिए। सो उस वक्त भी यही उथल पुथल होती। उसके बाद 2014 के जो इलेक्शंस आ गए, उसमें सैलाब आ गया, सारे लोग चाहे जिस भी पार्टी का था वो जुट गया सैलाबी मामलात को देखने के लिए। मैं उस दिन खुद ये मेरे एक साथी यहां मौजूद बैठे हैं, मैं उस दिन खुद 52 किलोमीटर चला सैलाब में, मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे हालात खराब हो गए थे, जहां पे कोहल्स नहीं रही थी, जहां पे पुल बह गए, जहां पे मकानों को नुकसान हो गया। सो उसके साथ ही इलेक्शंस हो गए, तो उधर भी आपको उथल पुथल का वक्त नहीं मिला, न मौका मिला, न गुंजाइश थी, न वक्त था। बिल्कुल इमीडिएटली इलेक्शन हो गए। और मेरा पूरा यकीन है मुझे इस बात का कि अगर लैंड ड्रॉ नहीं हुआ होता या सैलाब नहीं हुआ होता, उथल पुथल तब भी होती। आज उथल पुथल मुमकिन है आपकी नजर में ज्यादा हो सकती है, मैं मान भी लेता हूं 2 मिनट के लिए, उसके भी सियासी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर वही सियासी वजह ही ढूंढने के जानना चाह रहा हूं कि क्या इसलिए कि पीडीपी और बीजेपी का जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद सही नहीं था, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को जम्मू से 25 सीटें, पहली बार शायद किसी जमात को 25 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार 6 साल नहीं चल पाई। हम भी एक पीडीपी, जब मैं था उस पार्टी में, तो एक प्लैंक लेके चले थे, इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी। और मुफ्ती साहब ने उसमें 5-10 महीने वो रहे सरकार में चीफ मिनिस्टर, फिर उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। और उसके बाद सरकार नहीं बनी, और जब सरकार बनी तो फिर 2000 ईद के बाद ही वो वाकया हुआ, हालात कोई 1.5 साल खराब रहे। हमने कोशिश की कि डेवलपमेंटल काम भी हो जाएं, बाकी जो हमने लोगों से वादे किए थे मैनिफेस्टोज के जरिए, उस पर भी काम हो जाए, या इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ने भी अपने लेवल पे काम करना चाहा, किया भी, दफ्तर में बैठ के भी, लेकिन उसमें भी 1.5 साल कोई गुजर गया जब लोग या लीडर्स या एमएलएज पूरी तरह से इलाकों में नहीं जा पाए, हालात मुनासिब नहीं, साजगार नहीं थे। और उसके बाद जब वापस थोड़ा पिछले साल काम हुआ, तो यहां जम्मू आके फिर रसाना का वाक़ा हो गया। रसाना के वाक़े से भी काफी सारी बहुत बदमज़गी होगी, बहुत गलत हुआ, और
जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, बौद्ध की हो, बेटियां बेटियां होती हैं, उसमें कोई और नाम नहीं हो सकता है। तो इस वजह से भी हमारी दूसरी जमात ने उसमें जो उसमें मुलविस थे उनके हक में बोला या उनके हक में चले, उससे भी गड़बड़ हो गई और अल्टीमेटली फिर ईद के बाद ही कुछ दिन बाद सरकार छिन गई। बहुत सारे वजूहात ये हो सकते हैं जहां पे आपकी कंपैटिबिलिटी ना हो, ताल्लुकात में या प्रोग्राम में कंपैटिबिलिटी ना हो, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर उसके बाद जब अगर लोगों को लगता है, लोग सिर्फ मुराद वोटर नहीं है, लोग से मेरी मुराद वो भी हैं जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को, आपके साथी, लोग उनको वर्कर बोलते हैं, मैं साथी बोलता हूं, जो आपके साथी पॉलिटिकल पार्टीज को जमीनी सतह पे चलाते हैं, अगर वही दिल बर्दाश्ता हो गए, उनको ही लगता है कि ऊपर सिस्टम ठीक नहीं है, तो उथल पुथल लाजमी है। तो उसका दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि जो मेरा सवाल था कि क्या वही एक कारण था कि जिस तरह की जो इत्तेहाद बन गया था वो इत्तेहाद सही चलने वाला नहीं था, इसलिए वो ज्यादा। मैंने आपको बोला कि जब नीचे वाले आपके साथी कारकुन को लगे कि मैं 10 लोगों में बैठ के गांव में अपनी बात नहीं कर पा रहा हूं या मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, हैंस द प्रॉब्लम, हैंस द उथल पुथल। तो अभी जिस तरह के हालात हैं, इसको छोड़ के जो एक तो ये कि एक पार्टी से निकल रहे हैं लोग, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं। ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं, आप काफी देर से सियासत में हैं, आपको क्या लगता है कि जो सियासी मंजरनामा हमारा मजमूई तौर पर जो है, इससे ये जो अलग अलग ग्रुप है, चाहे वो सज्जाद लोन साहब का ग्रुप हो, फिर दूसरी तरफ अभी कुछ और लोग आ रहे हैं, कुछ और ग्रुप्स बन रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब अभी अलग हैं, कुछ और मिनिस्टर्स अलग हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं, तो एक और अलग से ग्रुप बनने जा रहा है। ये इस तरह की जो ऑलरेडी एक तो हमारे पास जो सियासी जमातें हैं, जो जैसे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाकी जमातें हो, उसके साथ जब ये बाकी के जो लोग हैं, वो जो ग्रुप्स नए इस मैदान में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का सियासी मंजरनामा बन रहा है? एक दो चीजें इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात मनोज जी ये जहन नशीन करनी है कि लोग को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। लोग जो जमीनी सतह पे सोचते हैं उनको आप बना भी नहीं सकते हैं। ये तो गलत है, कंसेप्ट ही गलत है, सोच ही गलत है। क्योंकि मैं खुद जमीन से हूं, जमीन पे बैठता हूं, लोगों से उठता बैठता हूं, आप लोगों को बना नहीं सकते हैं। एक ये, दूसरा फिर दो पहलू आ जाते हैं इसमें। एक ये कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने इलाके में कैसे हैं, आप कहीं से भी हो, किसी भी थॉट से हो, या अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो, अगर लोगों को लगता है कि ये नुमाइंदा हमारा ठीक है, अच्छा है, काम ठीक कर रहा है, तो वहां उसका पलड़ा बारी रह सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर उस वक्त किसी खास पार्टी के हक में कोई माहौल बन रहा हो या चल रहा हो, उसका इंपैक्ट भी उस पर पड़ता है। सो इट इज एमलगमेशन ऑफ मेनी थिंग्स, आप एक चीज नहीं ले सकते इसमें। और मुझे लगता है आज की तारीख में रियासत जम्मू कश्मीर में अगर वोट पड़ना चाहिए, पड़ेगा एक लीडरशिप को देख के पड़ना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली द पर्सन हु लीड्स द नेशन और कौम को, उसकी अपनी जहनी बहबूद और नशोनुमा ठीक होनी चाहिए और सोच समझबूझ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लीडर को पढ़नी चाहिए, लीडरशिप को देखना चाहिए, लेकिन हमारे ये वोटर मेरा कहना है। हाँ। मैं खुद वोटर भी हूं ना, आप वोटर भी, आप सियासतदान भी हैं। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। आप इसलिए लीडरशिप की बात करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी आपने ज्वाइन की है जिसमें लीडर्स हैं। पहले भी ऐसी ही पार्टी थी जहां लीडर्स थे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो सियासत के मैदान में आए, नए हैं। शाह फैसल जिनका नाम है, उनका ये मानना है कि वो एक ये जो रिवायती सियासतदान यहाँ, जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं, उनसे अलग कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शाह फैसल का थॉट गलत है? फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके लिए आपके प्रोग्राम का वक्त कम होगा, बड़ी लंबी कहानी है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको। मैं जब आज मनोज जी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ 16 साल सियासत में रह के बात कर रहा हूं, और आप मुझे 16 साल पहले भी 10 साल जानते हैं, 26 साल आप मुझे जानते हैं। आई विश गुड लक टू फैसल साहब, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन अगर मैं आज डेवलपमेंट की बात करूंगा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं तब बात करूंगा जब मैंने 16 साल यह काम किया है डेवलपमेंट का।
मान लीजिए अगर मुझे 100 काम करने थे, 90 कर लिए, लेकिन 90 तो कर लिए। अगर मैं आज की तारीख में आपसे यह कहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमें तजाद और इंतकाम की सियासत को खैर बात कहना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां इलेक्शन जीतते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, फिर अगर वो दूसरे जमातों के लोगों या वोटरों को उनसे इंतकाम लेता है, इसको बंद करना चाहिए। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने 16 साल ये काम किया है। मैंने इंतकाम नहीं लिया है, मैंने डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। सो मेरा पॉइंट इसमें यह है, जब मैंने पीडीपी ज्वाइन कर ली, मैंने कोई बात नहीं की, आप गवाह हैं। जब मैंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन कर ली, मैंने कोई बात नहीं की मुझे क्या करना है। ये सामने बैठे मेरे साथी, एक जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ने 2 बार गया, मैंने कभी कुछ नहीं कहा मैं क्या करूंगा। मैंने कहा जितना मुमकिन होगा, मेरे जहन में नक्शा है, जो पॉसिबल होगा इन द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो मुमकिनात में है, मैं वो जमीनी सतह तो वो आपने किया ना, तो शाह फैसल क्यों नहीं कर सकता, एक इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकता, पार्टी क्यों? मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर और फिर कश्मीर की बात जब आप करें, जहां पे और सारे मामला हैं, जहां पे सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जिसके सारे ऑफ शूट्स हैं, बाकी मामला नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि वो कह रहा है ये ऐसा होना चाहिए। मैं भी कह रहा था तब खुद से 16 साल पहले। मैंने इसका वाशगाफ नहीं किया, न मैंने इसका चर्चा किया, न कोई तकरीर की। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी में रह के एक पर्टिकुलर जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे चर्चा करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं इट इज बेटर टू बी डन रादर टू बी सेड। ये मेरा पॉइंट ही है। मैं उस वक्त भी मेरे जहन ने मुझसे कहा, मैंने आवाम से नहीं कहा। मैं गया, एक इलाका दिया गया मुझको, मैंने कोशिश की है करने की। सो आज 16 साल के बाद शायद मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 के करीब वाटर सप्लाई स्कीमें बना रहा हूं, 5 के करीब मैं वहां पे रिसीविंग स्टेशन बना रहा हूं, मैं सड़कों की कुशादगी कर रहा हूं, मैं नाले के लिए पैसा ला रहा हूं, मैं टूरिस्ट रिजॉर्ट बना रहा हूं। ये मैं तब आपको बोल रहा हूं जब मैंने किया। मैंने भी ये सोचा, मैंने खुद से सवाल किया, मैंने खुद में अंदर ऐलान किया कि मैं करूंगा। मैंने चर्चा नहीं की। मैंने कहा यार चर्चा क्या करना, पहले कहीं जाके कर तो लो, फिर जब मैं बात करूंगा 16 साल बाद, लोग कहेंगे, मेरे अपने लोग कहेंगे कि यार ये तो ठीक ही बोल रहा है, इसने तो किया। अब मैं दूसरे को नसीहत कर सकता हूं। अब मुझे इस बात से एतराज है कि अगर हम औरों को नसीहत करेंगे तो खुद मियां फसीयत बनेंगे। एक जाती सवाल आपसे, हालांकि ये सवाल आपसे पूछा भी गया है जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। मैं इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूं कि इसके साथ कुछ और जोड़ रहा हूं जो जरूरी है पूछना आपसे। ज्यादा पुट्टा मत जोड़िएगा। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, एक क्या वजह थी कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, किसने इंप्रेस किया? क्योंकि पीडीपी के एक सीनियर लीडर ने यह कहा, नईम अख्तर साहब ने, रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, वो आज तक एक भी आदमी को इंप्रेस नहीं कर पाए। अव्वल तो मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अव्वल मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कहा नहीं होगा। अब अगर कहा है तो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये मुतासिर होना दिल का हाल है और दिमागी कैफियत है। मैं आपके इस कैमरामैन से मुतासिर हो गया, ये मैंने सोचा मैं मुतासिर हो गया, बट मैंने इसको कहा नहीं। तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि ये मुझसे मुतासिर हुआ इस फ्रेम से, जब तक मैं कहूं ना। ठीक, अब इतने सारे लोग रियासत में हैं या रियासत से बाहर हैं, नईम साहब ने कब सबसे बात कर ली और इस नतीजे पे पहुंचे कि उमर अब्दुल्ला साहब से आज तक कोई मुतासिर नहीं हुआ है। ये तो दिल का हाल है, दिल का हाल का मालिक तो खुदा है, ये तो इल्म गैब है। उनको कैसे पता चला कि कोई भी शख्स उनसे मुतासिर नहीं हुआ? इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जवाब मुनासिब नहीं है। एक ये, दूसरा, ये कहते हुए नईम साहब एक खास, एक पर्टिकुलर शख्स को रद्द कर देते हैं। ठीक है, हम किसी भी शख्स को रद्द नहीं कर सकते हैं, उसके वजूद को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को एक खास काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, उसका मकसद है। जब हम किसी शख्स के वजूद को रद्द करते हैं तो हम अल्लाह ताला के फैसले की नफी करते हैं, जो गुनाही कबीर है। तो अब आपने ज्वाइन कर ही लिया है, पहले आप पीडीपी के साथ थे, और एक जो अपना, हर एक पार्टी का अपना मंशूर होता है, अपना एक लाहे अमल होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। अब आप, और तब आप लोगों के पास पीडीपी की आइडियोलॉजी लेके गए थे वोट मांगने के लिए। अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अलग मंशूर है, सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, लेकिन मंशूर अलग है, नारे अलग हैं। लोगों को क्या बताएंगे, कैसे मोटिवेट कर पाएंगे कि वो बशारत बुखारी जो कल तक पीडीपी के मंशूर को लेके हमसे वोट मांगता था, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर लेके हमसे वोट मांग रहा है? भाई साहब,
मेन स्ट्रीम जो कश्मीर में है, जे.एंड.के स्टेट में या कहीं और भी हो, मैं अपनी बात करूंगा, टेक्सचर एक ही है। मुझे बताइए, ये जितनी जमातें आई हैं ये तो किसी जमात से ही निकली हैं, या आज इधर से लेके उधर, जैसे मैं उधर से इधर आ गया, कौन सा फर्क पड़ेगा? मैं उधर भी बशारत बुखारी था, इधर भी बशारत बुखारी हूं, या इधर से कुछ लोग जाके उतर जाते हैं, वो उधर भी गुलाम नबी साहब हैं, उधर भी गुलाम नबी साहब हैं। टेक्सचर प्रोग्राम सारा एक है, कहने का स्टाइल अलग होगा। हां, फर्क एक चीज का पड़ता है कि लीडरशिप उस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाए। दैट डेफिनेटली मेक्स द डिफरेंस। दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आपको लगता है कि जो पुरानी जो पीढ़ी पे लीडरशिप थी उसमें वो क्वालिटी नहीं? वो नहीं कह रहा हूं क्वालिटी नहीं थी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं इसमें मुफ्ती साहब की लीडरशिप जहां मैं पला बड़ा उनके पास, उनके साथ आदत पड़ गई थी मेरी। मुझे उनकी बड़ी आदत थी। आदत मीन्स कि हम मिलते थे, बहुत बात करते थे, डिस्कशंस करते थे। महबूबा जी ने अपने हिसाब से चलाया, मैं उनका नुक्तेचीनी में अंदर करता था जब मैं था, जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बावाज़े बुलंद नुक्तेचीनी करता था वहां पे बैठ के, क्योंकि मैं ज़मीर को इंसान बंद नहीं कर सकता ना। अब वहां मैं नहीं हूं, अब मैं नुक्तेचीनी नहीं करूंगा अंदर वाली, लेकिन मैंने अंदर नुक्तेचीनी की है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, मामलात आगे ठीक नहीं बढ़ रहे हैं। फिर मैं बाहर इसलिए आया, आप ही के चैनल को मैंने बता दिया, मैंने कहा जब आप बार बार कोई बात कहते हैं तो यू साउंड डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द लीडर। मेरा मिजाज ये नहीं है, तो मैंने सोचा कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनसे अलहदगी इख्तियार करूं, ताकि महबूबा जी को खूब मौका मिले, पूरा ग्राउंड मिले, आजादी पूरी मिले, अपने जो खास लोग उनके जिनसे उनके साथ जहनी तौर बनती है, उनके साथ काम करके वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और रियासत की खिदमत भी करें। आई विश हर गुड लक। लेकिन मैंने सोचा अब बार बार क्या बोलना यार, बेहतर है बाहर ही आ जाए। तो अभी जिस तरह के हालात हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, चारों तरफ से अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, अलग अलग पार्टीज की तरफ से, चुनाव कब हों? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जल्दी चुनाव होने चाहिए। तो आपको एज एन इंडिविजुअल अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आपको भी अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, कुछ महीने पहले पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव थे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको लगता है कि कुछ आपको टाइम मिलना चाहिए ताकि लोगों को आप उस रंग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रंग में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रंग वंग नहीं होता। मैं आपको मतलब, मैं तो 9.5 साल में ले रहा, 9.5 साल, और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जाता रहा, काम किया, काम कर रहा हूं, काम चल रहा है। ये लोग फैसला करेंगे कि मैं कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया कि जितने भी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, साथी जितने भी हैं, उन सबों ने वेलकम किया। और उससे पहले मुझे अपने जो साथी हैं मेरे, जो मेरे साथ पीडीपी में थे, उन लोगों ने खुद अपनी एक मीटिंग बुला के मेरे घर में मुझे कहा कि आप हमारी मीटिंग में आ जाइए। 250-300 के करीब लोग थे। ये ज्वाइन करने से 8 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सुना कि आप पार्टी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये थॉट ठीक है, क्योंकि उन्होंने, उनकी जबान में कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपको कितनी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, एज मिनिस्टर भी और एज एमएलए भी पार्टी में हैं, तो उससे हम भी बहुत दुखी हो गए। सो हम आपके साथ हैं, आपका जो भी फैसला होगा आप कर लीजिए। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाना हो, हम आपके साथ हैं। ये वो साथियों ने मेरे घर आके मुझे बताया, उसके बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां साथी हैं, लीडर हैं, उन लोगों ने वार्म वेलकम किया, इस्तकबाल किया मेरा कि आप आए हमारे साथ, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो उस सूरत में ये एक पहलू है जहां पे दोनों लोगों ने मुझे गाइड भी किया और मेरी बात को मान भी लिया। एक ये। दूसरा, वहां पे जो आम लोग हैं, जो वोटर हैं, जिनको शायद मैं सबको शक्ल से नहीं जानता हूं, उनका मकसद बुनियादी यह है कि एक तरह की तब्दीली हमने लाई वहां पे। वो ये कि हमने संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को डेवलपमेंट की आदत डाल दी। आदत वो ये जो मुझे कभी कभी बहुत बोझ भी बन जाता है, इन द सेंस कि मुझे लोग नाराज हो जाते हैं, इधर काम हो गया, इधर हो गया, इधर नहीं हो गया। आप यकीन करेंगे मनोज जी, मैं बहुत खुश होता हूं जब मुझसे नाराज होता कोई, ये काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं यार, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये इस मकाम को पहुंच गया कि ये अपने एमएलए से नाराज होता है कि ये 4 काम हो गए, वो 5वां नहीं हुआ।
पहले तो उसको ये तस्वीर बेचारे को नहीं था, उसको कभी हुआ नहीं था कुछ। सो आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी कि ये शख्स चाहे मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन मुझसे नाराज होता है कि मैंने ये काम नहीं किया है। यही चाहता था मैं कि ये अपने हक के लिए उस कगार तक पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचे जहां ये एमएलए का गरेबा पकड़ सकता है और पूछ सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। आप ये कहते हैं कि लोगों को आप पर बहुत भरोसा है, लेकिन जब आप पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद जिस तरह के बयानात आए पीडीपी सदर की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से, एक बयान ये था, उसमें ये कहा गया कि ये वो लोग हैं जब हम पावर में थे तब हमारे साथ आए, आज हम पावर में नहीं हैं चले गए। मतलब पावर हंग्री हैं, जी जहां उनको लगता है कि कुर्सी मिलने वाली है वहां भाग जाते हैं। मैं महबूबा जी की नजर की बालिदगी की तारीफ करूंगा और उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आती है उनके स्टेटमेंट से, मैं उनकी नजर की दाद देता हूं। एक दूसरा, यहां पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इतना कनेक्टेड हो ऊपर, फिर वो ये कहे कि ये पार्टी सरकार बनाएगी, ये शख्स चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये एमएलए बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का फैसला है। मुझे लगता है कि सरकार कौन बनाएगा, कौन एमएलए बनेगा, किसकी दस्तारबंदी होगी, ये लोगों पर ही छोड़ना चाहिए। लेट पीपल डिसाइड, इसीलिए तो इलेक्शन है। अब अगर वो खुद कहती है कि ये पावर हंग्री हैं और ये सपोज मैं निकला, मैं पावर हंग्री हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया, अगर वो खुद कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है इसलिए चला गया, तो अच्छा है अगर ये पार्टी सरकार बनाती है, अगर लोग उसको देते हैं। लेकिन पावर हंग्री मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने एज मिनिस्टर इस्तीफा भी दिया है। आप ही की चैनल पे न्यूज को ब्रेक किया मैंने इस्तीफा भी दिया। अगर मैं पावर हंग्री होता मैं इस्तीफा नहीं देता, अगर देता भी चोरी छुपे देता, बताता नहीं किसी को, मैंने तो अनाउंस कर दिया। और फिर जब मैं वापस गया मैंने उसकी वजह भी आप ही के चैनल को बताई, समीर जी को बताई मैंने कि मैं क्यों वापस गया, और मैंने उस वक्त भी कुछ बातें बताई उनके इंटरव्यू में। और फिर आपके समीर साहब ने मुझे कहा कि आपको लगता है जो आप कह रहे हैं होगा, मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो पार्टी भी बदल दी, बयानात भी आए उस पार्टी से, नई पार्टी ज्वाइन कर ली, इलेक्शन आने वाला है, क्यों देंगे वोट आपको लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के? ये सवाल थोड़ा पुट्ठा है, वो इसलिए कि मैं जब जाऊंगा लोगों के पास मैं उनको बताऊंगा कि जनाब मैंने जब मैं एमएलए था, शुरू किया मैंने, तब जो सूरत हाल कॉन्स्टिट्यूंसी की थी वो उनकी नजर में है। मैं इल्तमास करूंगा कि आज 9.5 साल के बाद देखिए कि हमने कहां से कहां तक लाने की कोशिश की। और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मुतमईन हैं इस काम से तो मुझे मेहरबानी करके और मौका दीजिए ताकि ये सारे काम में आगे पहुंचाऊं। और जो अभी मेरे जहन में ही है, जो कागज पे नहीं आया है, जो अभी इधर ही है, उसको भी मैं कागज पे डाल के आगे ले चलूं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं जनाब, थोड़ी सी मिसाल देता हूं अगर आपके वक्त हो तो। हम सरांसबेरी से ये बना रहे हैं आपका टूरिस्ट रिजॉर्ट, एक कोशिश कर रहे बनाने की। हमने हाईगाम निंगली तारजू को टूरिस्ट अथॉरिटी बनाया, वहां पे हम 3 चीजें रख रहे हैं, बर्ड वॉचिंग, फिश एंगलिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। हम ये चाहते हैं कि गुलबर्ग से सारा ट्रैफिक जो टूरिस्ट का है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए निंगली तक पहुंच जाए, हाईगाम तक पहुंच जाए। ठीक, इसके लिए उनकी सड़क ठीक होनी चाहिए। हम तमाम सड़कें कुशादा कर रहे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक, सोपोर तक, ताकि टूरिस्ट वहां से सीधा उसको आराम हो। इससे मेरा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मनोज जी ये है कि इससे इक्तिसादी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो वो डेवलपमेंट बेकार है। सो मेरा ख्वाब है कि ये सारी टूरिस्ट गुलमर्ग से निकलकर सीधा श्रीनगर ना जाएं, बल्कि सीधा निंगली, हारजू, हाईगाम, तारजू जाएं, बर्ड वॉचिंग करें, वहां पे रखा गांव में बाहर के आए हुए जानवरों को देखें, बच्चे उनके वुलर में वाटर स्पोर्ट्स में। आप तो डेवलपमेंट को गिनाएंगे, और जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आप असेंबली इलेक्शन में जो आपके साथ नबर्द आजमा होंगे, जिनके साथ मुकाबला होगा, तो वो तो अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने तो धोखा दिया लोगों को, ये कुछ नहीं करते। नहीं, उन्होंने एक ने कहा कि लोग बेवकूफ है, इसको वोट दिया। अब आप कैसे किसी को बेवकूफ कह सकते हैं? क्योंकि मैंने उस वोटर की भी कदर की जिसने मेरे खिलाफ वोट डाला। मैं उसको कभी ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि वो आज मुझे वोट डाले। एक ये कैसे आप बेवकूफ कह सकते हैं वोटर को जिसने मुझे वोट दिया? कैसे कह सकते हैं आप? एक दूसरे साहब ने ये फरमाया कि हमें बदलाव के लिए वोट देना है। अगर बदलाव ये है कि मैं 30 स्कीमें बना रहा हूं वाटर सप्लाई, तो नहीं बनानी है।
अगर मैं 5 रिसीविंग स्टेशन बना रहा हूं तो नहीं बनानी है। अगर मैं नीचे सीर जागीर में 15 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूं तो नहीं बनानी है। अगर मैं तारजू रोड 15 करोड़ का बना रहा हूं तो नहीं बनाना है। अगर मैं राजमत रोड 15 करोड़ का बना रहा हूं तो नहीं बनाना है। अगर मैं ऊपर सड़कें बना रहा हूं, कुचादा कर रहा हूं, चाहे मनगाम रोड है, चाहे शेखपुरा रोड है, चाहे वतरगाम रोड है, जितने काम गिना रहे हैं गिनाइए, लेकिन हम जा रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, जाएंगे देखेंगे बना भी है या नहीं। मैं आपको चाय नहीं पिला सकता हूं क्योंकि लोग आपको कहेंगे कि ये चाय पी ली, इनकी बात करेंगे। इसलिए जब भी आएंगे मुझे मत बताइएगा, खुद देखिएगा। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।